गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं ह्यूमन बॉडी का। आज हम लोग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसको पढ़ेंगे। ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, ब्लड क्या होता है, हार्ट क्या होता है, ये सारा कुछ जानेंगे। ब्लड ग्रुप कैसे होता है। आज बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है ब्लड ग्रुप को लेकर के। आज आपको पता चल जाएगा ब्लड ग्रुप का कैसे कॉम्बिनेशन बनता है। तो बहुत सुंदर क्लास होगी। इन्वॉल्वमेंट के साथ हम लोग पढ़ेंगे। पूरा मैंने बहुत सारा प्लेट बनाया हुआ है, वो अभी आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पहले रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और ब्लड के द्वारा क्या होता है, जितना भोजन हम करते हैं वो पचने के बाद जब उसके पोषक तत्व हो जाते हैं, जैसे प्रोटीन है आपका जो एमिनो एसिड्स में बदल गया, आपका कार्बोहाइड्रेट है वो आपको ग्लूकोज में बदल गया, आपके फैट्स हैं वो ग्लिसरॉल में बदल गया, तो उसका शोषण हो गया। शोषण होने के बाद वो ब्लड में मिला, तो उसके साथ साथ विटामिन आयंस होते हैं, खनिज लवणस होते हैं, सब आपके एक एक सेल्स तक, उत्तक तक, टिश्यूज तक पहुंचता है ताकि उसका पोषण हो पाए। ये किसके द्वारा होता है, ब्लड के द्वारा होता है। जिस जो ब्लड इतना काम करता है उसका कैसे पूरे शरीर में फैलाव होता है उसको जानना जरूरी है। इतना ही नहीं, ब्लड हमारे शरीर में जो चीजें काम की नहीं है उसको परिवहन करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा करके बाहर भी निकालता है। कुछ को पसीने के द्वारा, कुछ को यूरिन के द्वारा, तो अलग अलग चीजों से वो बाहर निकालता है। एक ये भी हम लोग देख लेते हैं, क्या होता है एग्जाम में पूछ दे कि रक्त परिसंचरण जो ये ब्लड का सर्कुलेशन होता है इसकी जानकारी किन्होंने जो है सबसे पहले हमारे सामने रखा। ब्लड तो पहले भी सर्कुलेट हो रहा था, लेकिन इसको सबसे पहले जाना किन्होंने, तो विलियम हार्वे ने जाना। विलियम हार्वे ने, तो कुछ में की बात है, तो 17वीं शताब्दी उसको बोलेंगे। तो 17वीं शताब्दी में इनको पता चला और फिर इन्होंने उस चीज को आगे बढ़ाया। फिर धीरे धीरे और उसमें रिसर्च होते गए, चीजें आगे बढ़ती गई। हम लोग जब टिश्यूज को पढ़ रहे थे उस दौरान हम लोगों ने कनेक्टिंग टिश्यू पढ़ा हुआ था, और उसमें हम लोगों ने देखा था कनेक्टिंग टिश्यू, ब्लड जो है वो क्या है, कनेक्टिंग टिश्यू है, संयोजी उत्तक है। ब्लड संयोजी उत्तक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। शरीर में ब्लड वेसल्स होता है, ब्लड वेसल्स के द्वारा ही ये कनेक्टिंग टिश्यू जो कि ब्लड है आपका एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा करता रहता है। ब्लड वेसल्स के 3 प्रकार होते हैं। अभी मोटा मोटा जानते जाइए, ये सब आप जानते हैं, बस आपका रिवीजन हो रहा है। ब्लड वेसल्स 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक धमनियां हैं, सिराएं और केशिकाएं। केशिकाएं जो, केशिकाओं को आप आराम से देख सकते हो, आंख में ऐसे देखोगे एकदम पतली से, एकदम लगेगा सुई के जैसा जो है वो है फैली हुई, और उसमें रक्त है, तो केशिकाएं हैं। सिराएं भी आप देख सकते हैं। सिराएं कहाँ पर होती है, सिराएं देखिए हाथ के ऊपर जो ब्लू वाली लाइन होती है ये हाथ पे है, वो सिराएं हो गई, ये भी आप देख सकते हैं, इसको वेन्स कहते हैं। आर्टरीज को आप नहीं देख सकते ऐसे, मतलब ऐसे जनरली नहीं दिखता है, क्योंकि आर्टरीज अंदर होता है, शरीर के अंदर होता है, गहराई में होता है, क्योंकि इसमें ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। बाहर इसलिए नहीं रहता है क्योंकि प्रेशर ज्यादा रहता है इसमें। अब एक चीज यहाँ पर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, बाद में इसको रिपीट करेंगे। आर्टरीज में यानी धमनियों में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है। और वेन्स में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी ऑक्सीजन रहित ब्लड होता है। और केशिकाओं में, कैपिलरीज में दोनों प्रकार के ब्लड होते हैं, सबसे लास्ट वाला यही हुआ। तो हम ये कह सकते हैं, कैसे याद रखें कि आर्टरी में कौन सा शुद्ध होता है, शुद्ध होता है। आर्टरी ए से शुरू होता है, ए तो पहले शुद्ध बाद में अशुद्ध होगा। तो आर्टरी ए है तो ए में हो गया शुद्ध वाला, और वी है, वी तो बाद में आता है लेटर में, तो वी में हो गया अशुद्ध वाला। ऐसे जनरली कहते हैं, शुद्ध अशुद्ध रक्त नहीं होता है, कहने के लिए हम कह देते हैं। बेसिकली वो भाषा ये है कि एक ऑक्सीजन युक्त है, एक ऑक्सीजन रहित है, बस इतना ही। ऑक्सीजन नहीं है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, इसलिए कलर चेंज हो जाता है। एक का कलर लाल रंग का होता है जो ऑक्सीजन युक्त होता है, जो ऑक्सीजन युक्त नहीं होता इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो लाल तो होता है लेकिन लाल में थोड़ा बैगनी कलर का हो जाता है, तो थोड़ा सा नीला दिखाई देता है। केशिकाओं में दोनों ही होता है, बस मोटा मोटा हम पढ़ते जा रहे हैं। ब्लड का पीएच कितना होता है, ब्लड का पीएच होता है 7.35 से 7.45 तक बीच में होता है। तो 7 क्या होता है, उदासीन होता है, 7 को माना जाता है उदासीन।
तो उदासीन से नीचे वाला क्या होता है, ऊपर वाला क्या होता है? नीचे वाले को क्या कहा जाता है? नीचे वाला क्या हो, 7 से कम हुआ तो क्षारीय होगा या अम्लीय होगा? अम्लीय ये होगा। एसिडिक। एसिडिक होगा। 7 से ऊपर क्षारीय, तो ये 7 से थोड़ा सा ऊपर है, तो ये थोड़ा सा क्षारीय है। ठीक है, थोड़ा सा ये क्षारीय है। क्या पेपर 1 का देव जी क्या कह रहे हैं? कोई क्लास हो रही, वहां जा रहे हैं? नहीं नहीं सर, क्लास हो रही, अभी भी हो रही थी, वो तो मैं छोड़ के आया हूँ, सॉरी, वहां पे अच्छा, बिजी था। कोई बात नहीं। अब ब्लड कितना होता है हमारे शरीर, ये देख लीजिए, ध्यान रखिएगा। ब्लड का पीएच पूछा जा सकता है, ब्लड का पीएच पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आते हैं कितना ब्लड होता है, कितना कहते हैं कितना खून है हमारे शरीर में। तो सामान्य व्यक्ति में औसत होता है 5 से 6 लीटर खून होता है, महिलाओं में थोड़ा खून कम होता है। और सामान्य शरीर के कुल वजन का 7 से 9% होता है। ये सामान्य, ये सब औसत वाली बात हो रही है। महिलाओं में खून थोड़ा कम होता है। अब लीजिए, अब बात हो सकती है महिलाएं इतना खून पीती हैं तो कम कैसे होता है? तो कम इसलिए कम होता है, तभी तो वो खून पीना चाहती है। तो इसको याद रखने के लिए, इसी के दूसरे संदर्भ में नहीं लेंगे, बस याद सर रखने के लिए। मैम सुन लेगी पीछे से। नहीं है, वो नहीं है अभी, चिंता मत कीजिए। तभी आप बोल रहे हैं। बच्चे भी नहीं है, मैं अकेले हूँ घर में। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। 5 से 6, 4 से 5, इतना हो गया। अब हम लोग देखते हैं ब्लड में क्या क्या होता है। तो ब्लड सिंपल ऐसे देखते हैं, ब्लड है, रक्त की धारा बह रही है, इतना ही नहीं है। ब्लड में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत खेल होता है ब्लड में। लिक्विड जैसा लगता है लेकिन उसमें ठोस कण भी होते हैं, उसको रक्त कणिकाएं कहते हैं। रक्त कणिकाएं, ठोस कण भी होते हैं। और जो लिक्विड वाला भाग होता है वो प्लाज्मा की वजह से होता है। यही प्लाज्मा आपको ब्रेन में जा करके सीएसएफ बन गया। सीएसएफ यही प्लाज्मा बना था छन करके वहां पर, और रिफाइन हो गया हुआ था। तो द्रव में जो ज्यादातर भाग होता है वो प्लाज्मा होता है, तकरीबन 55%। कहीं कहीं आपको 60% भी मिलेगा, अड़ना बिड़ना नहीं। 55 से 60% तक माना जाता है। कौन? प्लाज्मा का। अगर ये 55 है तो ब्लड सेल्स यानी कि रक्त कणिकाएं जो होती है, जो ठोस कण होते हैं, वो 45% हो जाएंगे। और अगर ये 60 हुआ तो ये 40 हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब हम लोग देखते हैं प्लाज्मा और ब्लड कोशिकाएं यानी कि रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो प्लाज्मा एक तो 55% हुआ, उस प्लाज्मा में भी कई चीजें होती हैं, जैसे कि प्रोटीन होता है। प्लाज्मा में प्रोटीन भरा होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं उसको हम लोग बाद में देखेंगे। और विटामिन होते हैं। पोषक तत्व जो आपने आपके चषक वाली जो कोशिकाएं थी उन्होंने लिया हुआ तो वो होता है। और वेस्ट मटेरियल होता है, मतलब जो बेकार की चीजें हैं, कूड़ा कबाड़ भी होता है, उसको बाहर निकालना होता है। सब प्लाज्मा में घूमता है और यहीं से सबका निपटारा होता रहता है। जिसको अच्छी चीजें हैं टिश्यूज को देना है, गंदी चीजें हैं बाहर निकालना है। और जो ब्लड कोशिकाएं होती हैं यानी कि जो आप कहें अ, रक्त कणिकाएं जो होती है, जो ठोस वाली चीजें होती है, उसमें 3 चीजें होती है। एक आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा है प्लेटलेट्स। ये तीनों चीजों से सबका साबका पड़ता है। और आरबीसी बढ़ गया घट गया क्या हुआ, सब में दिक्कत है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी ज्यादा बढ़ गया तो उसमें भी खतरा है, कैंसर हो जाता है, ब्लड कैंसर। प्लेटलेट्स कम हो गया तो कहते हैं डेंगू में प्लेटलेट्स कम हो जाता है। पपीता का पत्ता को उबाल उबाल के लोग पीना शुरू कर देते हैं, गिलोय लेते हैं। आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहले प्लाज्मा को देखते हैं। प्लाज्मा, जैसा कि हम लोगों ने कहा कि वो ब्लड को फ्लो कराने के लिए प्लाज्मा बहुत जरूरी है। लिक्विड होता है पीले रंग का, और उसमें ज्यादातर हिस्सा जल का होता है। 90% हिस्सा जल का होता है किसमें? प्लाज्मा में। और उसके अलावे जो 10% हिस्सा है उसमें 7% तो प्रोटीन होगा, अलग अलग प्रोटीन होगा। और 3% में अन्य पदार्थ होंगे, जैसे 3% में इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। उसके बाद एमिनो एसिड्स तो प्रोटीन का ही एक भाग है। एमिनो एसिड्स भी, प्रोटीन भी कई तरीके का होता है इसलिए एमिनो एसिड्स अलग से लिखा हुआ है। ग्लूकोज होगा, पोषक पदार्थ बाकी होंगे, एंजाइम्स भी होगा, हार्मोन्स भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन भी होगा। ये सारी चीजें होती है 3% में। 90% जल होता है किसमें? प्लाज्मा में। अब 3 जो महत्वपूर्ण प्रोटीन्स हैं प्लाज्मा में, उसको हम लोग एक बार एक नजर देख लेते हैं। 3 महत्वपूर्ण प्रोटीन प्लाज्मा में होता है। प्लाज्मा इन द सेंस जो ब्लड का जो लिक्विड वाला पोर्शन होता है उसकी चर्चा कर रहे हैं। एक होता है एल्बुमिन्स, एक होता है ग्लोबुलिन्स, तीसरा होता है फाइब्रिनोजेन।
फाइब्रिनोजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ब्लड को थक्का जमाने में काम आता है। फाइब्रिनोजन अकेले नहीं जमाता है, किसकी भागीदारी होती है वो हम लोग देखेंगे। तो एल्बुमिन्स जो है, जो कि प्रोटीन है और प्लाज्मा में मौजूद रहता है, तो प्लाज्मा के प्रेशर को बना करके रखता है, यानी उसको संगठित करके भी रखता है। प्रेशर ऐसा ना हो कि ढीला सा हो जाए, ढीला हो जाए तो इधर उधर बहना शुरू हो जाएगा। कहते हैं सब्जी में पानी इधर उधर रखे, थाली में इधर उधर बहने लगा। और नहीं, थोड़ा सा गाढ़ा है तो एक जगह टिका रहेगा। तो एल्बुमिन का काम वही है, प्रेशर को बनाए रखता है। अगर ये कम हो जाए तो रक्त जो है इधर उधर बहना शुरू हो जाएगा, टिश्यूज वगैरह में फैलना शुरू हो जाएगा, तो फिर दिक्कत होगी। फिर जो है इडिमा की बीमारी हो जाती है, यानी सूजन हो जाता है। किसकी कमी से? एल्बुमिन्स की कमी से। तो एल्बुमिन्स का होना बहुत जरूरी है बैलेंस मात्रा में। दूसरा जो प्रोटीन है किसमें? प्लाज्मा में, वो है ग्लोबुलिन्स। ग्लोबुलिन्स जो प्रोटीन है जो प्लाज्मा में होता है, इसके 3 प्रकार होते हैं, हो सकता है एग्जाम में आ जाए, अल्फा बीटा और गामा। रेस तो पढ़ते ही है, अल्फा बीटा वाला हम लोगों ने पैंक्रियाज में भी पढ़ा हुआ था, सेल्स भी होता है अल्फा बीटा गामा सेल्स का। और यहाँ पर भी हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रोटीन भी 3 प्रकार के हो रहे हैं, अल्फा प्रोटीन, बीटा प्रोटीन, गामा प्रोटीन। किसके हैं ये? ग्लोबुलिन्स के हैं। अल्फा और बीटा से क्या होता है, ये वसा में जो घुलनशील विटामिन हैं उसको शरीर में एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाता रहता है। विटामिन की जरूरत है, बहुत सारे विटामिन होते हैं, फैट में घुलनशील विटामिन है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। उसको कौन पहुंचाता है इधर से उधर? प्रोटीन पहुंचाता है। कौन सा प्रोटीन पहुंचाता है? ग्लोबुलिन्स वाला। ग्लोबुलिन्स में भी नाम क्या है उसका? ग्लोबुलिन्स परिवार का हुआ तो अल्फा और बीटा। फिर गामा क्या करता है? गामा पहलवान क्या करता है? एंटीबॉडी का काम करता है। कहते हैं ना गामा पहलवान, तो नाम ही है इसका, एंटीबॉडी का काम करता है। खसरा टिटनेस वगैरह से ये लड़ता रहता है। तीसरा जो प्रोटीन है प्लाज्मा में वो है फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन क्या करता है? ब्लड में थक्का जमाने में इसकी भी भूमिका होती है, फाइब्रिनोजेन की भूमिका। उसके साथ साथ प्लेटलेट्स की भी भूमिका होती है, ध्यान रखिएगा। प्लेटलेट्स और ये प्रोटीन फाइब्रिनोजेन वाला दोनों की भूमिका होती है। अब हम लोग आते हैं प्लाज्मा इलेक्ट्रोलाइट्स में। अब इसको प्लाज्मा को पढ़ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा सबको जान ले। इलेक्ट्रोलाइट्स शब्द आता है और हमें पता नहीं चलता इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या होता है, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट्स को देख लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स अकार्बनिक लवण होता है और ये जल में जब घुलता है तो घुलने के बाद ये आयंस में अलग हो जाता है। आयंस क्या होते हैं? जो चार्ज होते हैं ना, निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। जैसे बैटरी में भी निगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, उसके बिना तो टॉर्च जलेगा नहीं आपका। उसी तरह शरीर में भी निगेटिव पॉजिटिव चार्ज की बहुत जरूरत होती है। जैसे कि हम लोगों ने जब मसल्स पढ़ रहे थे, मसल्स में हम लोगों ने देखा था कॉन्ट्रेक्शन कैसे होता है स्केलेटन मसल्स में, तब हम लोगों ने देखा था कैल्शियम आयन ही उसकी शुरुआत करता है। कैल्शियम आयन ही, जो जैसे मैसेज मिला तंत्रिका के द्वारा, तो किसको मिला? कैल्शियम आयन को मिला, और कैल्शियम आयन ने ही जा करके वहां पर खेल शुरू किया। और उसके बाद वहां पर मसल्स में, उसके सेल्स में, मसल्स के सेल्स में जा करके कॉन्ट्रेक्शन शुरू हुआ था, कैल्शियम आयन की वजह से हुआ था। तो इसीलिए आयन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है और इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। कुछ तो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, कुछ नेगेटिव चार्ज होते हैं। जैसे सोडियम है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, सोडियम लवण हो गया। क्लोराइड है, ये निगेटिव चार्ज होता है। फिर पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट है, ये सब भी आयंस हैं। अब इनसे, इन आयंस से क्या क्या काम होता है? एक काम तो हमने देखा कि स्केलेटन मसल्स में जो संकुचन होती है, गति जो होती है, वो गति में कैल्शियम आयंस की भूमिका होती है। कैल्शियम आयंस को मैसेज कौन देता है? तो ब्रेन के द्वारा, तंत्रिकाओं के द्वारा मैसेज गया हुआ था। दूसरा काम क्या होगा आयंस का? तो कोशिकाओं का निर्माण होता है, किससे? इलेक्ट्रोलाइट से कोशिकाओं का निर्माण होता है। साथ साथ ये क्या करता है? पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये एसिडिक और जो एल्कलाइन है उसके बैलेंस को बनाए रखता है। बॉडी में जो बैलेंस होता है एल्कलाइन और एसिडिक, उस बैलेंस को बनाए रखता है। अब ये हम लोगों ने देख लिया, बहुत जल्दी में देखा है। अब हम लोग पोषक पदार्थ देखते हैं। प्लाज्मा में हमने कहा पोषक पदार्थ भी होता है और कूड़ा कचरा भी होता है, वेस्ट प्रोडक्ट भी होता है जिसकी जरूरत नहीं है। पोषक पदार्थ में आपका ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड्स हो गया, ग्लिसरॉल हो गया। इन सब चीजों से क्या होता है? आपके सेल्स को ऊर्जा भी मिलती है
आपके टिश्यूज का निर्माण भी होता है, उसके उस वो ठीक से बना रहता है, स्वस्थ बना रहता है इन सब चीजों की वजह से। तो ये इसकी जरूरत तो है ही। उसके अलावा प्लाज्मा में एंटीबॉडीज भी होता है। एंटीबॉडीज का रोल जब हम लोग अभी देखेंगे कि ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, कैसे निर्धारित होता है, तब एंटीबॉडीज की भूमिका आपको समझ में आएंगी। एंटीबॉडी साथ साथ आपके लड़ने में भी काम करता है, बाहरी जो बाहर से जीवाणु वगैरह आते हैं। एंजाइम्स भी होता है आपके ब्लड में। हार्मोन्स तो हम जानते हैं ब्लड में डायरेक्ट ही छूटता है, फिर टारगेटेड ऑर्गन्स के पास। विटामिन भी मौजूद होता है, किसमें, प्लाज्मा में मौजूद होता है। फिर वेस्ट प्रोडक्ट की अगर हम लोग बात करें, कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट जो बाहर निकलते हैं, तो यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, बिलिरुबिन भी बाहर निकलता है। ये सब पसीने के द्वारा, यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है, लेकिन रहता किसमें, प्लाज्मा में है। और ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा ये जगह जगह पहुंचता है, जिसको इसको वहां पर कचरा साफ करने वाला बैठा हुआ है, पकड़ पकड़ करके निकालता है और बाहर फेंकता जाता है। अब हम लोग आते हैं रक्त कोशिकाएं। रक्त कोशिकाएं यानी कि रक्त कणिकाएं भी कह सकते हैं, जो ठोस हम लोगों ने पढ़ा। अभी तक द्रव्य वाला भाग ब्लड का हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं ठोस वाला भाग। ठोस वाले भाग में तीन चीजें हम लोगों ने देखा था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तीनों के नाम, टेक्निकल नाम भी अलग हैं, वो देखिए। आरबीसी तो हम लोग बहुत जानते हैं, डब्ल्यूबीसी जानते हैं, प्लेटलेट्स जानते हैं। ये जो जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनको भी बोलेंगे तो वो भी बोल देंगे, हाँ प्लेटलेट्स कम हो गया हुआ है मेरे घर में एक व्यक्ति का, इसलिए बड़ी कमजोरी हो रही है। अब इस तीनों का नाम टेक्निकल देखिए। आरबीसी का नाम होता है इरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी का नाम होता है टेक्निकल नाम इरिथ्रोसाइट्स, मेडिकल भाषा में इरिथ्रोसाइट्स कहेंगे। ये भी मेडिकल भाषा ही है लेकिन ये टेक्निकल है। उसके बाद डब्ल्यूबीसी है, इसको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट्स। और फिर है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। वो साइट्स भी कहते हैं इसको, प्लेटलेट्स को। मैं सोच रहा था लेकिन मैंने रखा नहीं, अब देव जी ने कहा तो रखना पड़ेगा। तो प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ईएलटी हो गया, ईएलटी, ईएलटी, इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। अच्छा, आकार वाला अभी रहने देते हैं, इसको बाद में जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तब आकार और अलग अलग पहले पढ़ लेते हैं, फिर बाकी देखेंगे। एक साथ देखिए, लाल रक्त कणिकाएं हैं ये ढेर सारे, ये श्वेत रक्त कणिकाएं हैं। इसका आकार जो है बेड ऑफ बनारसी की तरह होता है। और प्लेटलेट्स जो है फूला हुआ सा कलर होता है इसका, प्लेटलेट्स का, थ्रोम्बोसाइट्स का। अब हम लोग आते हैं लाल रक्त कोशिकाओं को देखते हैं, आरबीसी को देखते हैं। पहले हम लोग जिसको इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, आरबीसी को कहते हैं इरिथ्रोसाइट्स। पहले ढेर सारा है, फिर हमने उसमें से कुछ को लिया, फिर एक को लिया। ऐसा लगता है ना ये जैसे कि बड़ा है, लाल वाला बड़ा है, बस जो है सांभर की तैयारी कीजिए, लाल वाला बड़ा तैयार है। ये देखिए कैसे आकृति होती है, किनारे पर मोटा मोटा सा है, बड़ा होता है ना बीच में थोड़ा सा चिपटा हुआ सा, तो बीच में पतला है, किनारे पर मोटा मोटा है। इसमें जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है। क्या है ये, कोशिका है। ये आरबीसी क्या है, इरिथ्रोसाइट्स इसका नाम है। और ये कोशिका है, सेल है। इस सेल में यानी आरबीसी वाले सेल में केंद्रक नहीं होता है। केंद्रक नहीं होने से एक चीज होगा कि इसमें आपके डीएनए वाला मामला नहीं होगा। डीएनए नहीं, इसमें केंद्रक नहीं होगा तो डीएनए यहाँ से पता नहीं चलेगा। केंद्रक नहीं होता है इसलिए इसमें डीएनए नहीं होता है। और आरबीसी में हीमोग्लोबिन रहता है। आरबीसी में क्या रहता है, हीमोग्लोबिन रहता है। अभी देखेंगे संख्या कितनी होती है आरबीसी की, तो प्रति घन मिलीमीटर में 40 से 60 लाख के आसपास होती है। बहुत बड़ी संख्या होता है, 40 से 60 लाख घन मिलीमीटर। अब यहाँ पर एक वीडियो चला करके दिखाता हूँ, ये देखिए। यहाँ पर क्या है, आपको लाल रक्त कोशिकाएं और सफेद रक्त कोशिकाएं दोनों दिख रही है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। ल्यूकोसाइट्स और आरबीसी को क्या कहते हैं, आरबीसी को ये है आरबीसी, एरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। ये देखिए, ये गोलाकार का है, संरचना बिल्कुल ठोस है, अच्छी से दिखने में लग रही है। और ये है आपका
ये प्लेटलेट्स है आपका, ये प्लेटलेट्स है, ऐसे फूला हुआ सा, ये है आपका प्लेटलेट्स। तो ये तीनों आपने देख लिया, इसकी जरूरत बाद में पड़ेगी तो फिर हम लोग देखेंगे, प्रोक्टोबस है ना। कितना सुंदर। अब आपके दिमाग में ये बैठ गया होगा, इस वीडियो को बंद करते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। कितनी संख्या होती है? 40 से 60 लाख प्रति घन मिलीमीटर में होता है। लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती हैं? पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, बोन मेरो में, यानी अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है, आरबीसी का। भ्रूण में आरबीसी कहाँ बनती है? लीवर में। लीवर में, क्योंकि भ्रूण में तो हड्डी नहीं होती है, तो भ्रूण में कहाँ बनेगा? यानी कि जब हम लोग भ्रूण के रूप में थे अपनी माँ के गर्भ में, तो हमारी लीवर में आरबीसी बन रहा था। अब लाल ब्लड कोशिका यानी आरबीसी होता है, तो वो ऐसे ही नहीं होता, उसमें एमिनो एसिड्स और आयरन की जरूरत होती है। और आयरन की जरूरत होती है, तो आयरन का कहते हैं ना, जिसको आयरन कम हो गया तो उसको कहते हैं हीमोग्लोबिन कम हो गया, तो आयरन की गोली लेनी पड़ती है। या गर्भवती बहनें होती हैं, उनको आयरन की गोली दी ही जाती है। तो आयरन ही हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन बनाने के लिए जरूरी है, यानी आयरन से हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन बनता है। हीमोग्लोबिन भी क्या है? प्रोटीन। और जब आयरन की कमी हो जाती है तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो आपको थकान महसूस होगी। तो आरबीसी क्या हुआ? चुस्ती फुर्ती देने के लिए जरूरी है। आरबीसी का काम चुस्ती फुर्ती देना। क्यों? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होता है, क्योंकि उसमें आयरन होता है। तो आयरन की कमी से थकान, कमजोरी, एनीमिया कहते हैं ना, खून की कमी हो गया हुआ है, तो इसीलिए होता है। अब यहाँ हेमोग्लोबिन को थोड़ा सा देखते हैं। आरबीसी में हेमोग्लोबिन होता है, एक तरह से ये प्रोटीन है, और इसका काम क्या होता है? ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पकड़ पकड़ करके, ऑक्सीजन से बड़ा इनको प्यार होता है, ऑक्सीजन से जाके चिपक जाता है और उसको पकड़ के ब्लड के थ्रू पूरे शरीर में ले जाता है, उत्तकों तक, कोशिकाओं तक पहुंचाता है। और फिर वहां से CO2 लेता है, लेकर के ये फेफड़े तक ले जाकर छोड़ देता है। तो इसी की वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से हमें क्या होता है? एनर्जी मिलती है, क्योंकि यही ऑक्सीजन ले जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ला रहा है। अब मान लीजिए हीमोग्लोबिन कम हो गया तो क्या होगा? एनर्जी कम हो गई, थकान हो गई। और हीमोग्लोबिन का संबंध किससे है? आयरन से। अब समझ में आया आयरन क्यों जरूरी है? इसीलिए जरूरी है क्योंकि आयरन से हीमोग्लोबिन बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन में 95% ग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है। 95% कौन सा प्रोटीन होता है? ग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है। और 5% जो होता है हिमेटिन नामक पिगमेंट होता है, और ये आयरन से युक्त होता है। हिमेटिन, हिमेटिन किससे बना होता है? आयरन से। अगर इसकी और संरचना में जाए तब की बात ये हो रही। ये तो प्रोटीन भी है हीमोग्लोबिन अपने आप में, इसलिए इसको 95% पार्ट इसका प्रोटीन है, इसीलिए ये प्रोटीन कहलाता है। लेकिन बिना आयरन पिगमेंट के ये कंप्लीट नहीं माना जाएगा, इसीलिए आयरन पिगमेंट की जरूरत है, और उसको कहते हैं हिमेटिन। तो हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आयरन की जरूरत होती है। एक और चीज, ब्लड का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। उसके बाद देखिए, अब अभी तक तो हमने पढ़ा हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को लेता है, कोशिकाओं तक ले जाता है, वहां से CO2 लेता है, फेफड़े तक छोड़ता है। लेकिन हीमोग्लोबिन में भी कौन? तो उसमें भी हिमेटिन की भूमिका अहम होती है। इसमें ऐसी ताकत होती है कि ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, कंधे पे लाद लिया और पूरे शरीर में घूमता रहता है। हालांकि ये हीमोग्लोबिन का पार्ट है, थोड़ा और अंदर में जाकर के हम लोगों ने इसको पढ़ लिया। और जब ये कोशिका को ऑक्सीजन दे देता है तो उसको कंधे से उतारा एक पैकेट, दूसरा पैकेट चढ़ाया, कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड वाला पैकेट चढ़ाया। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड वाला पैकेट चढ़ाया, वैसे उसका रंग दूर से अलग दिखने लग गया। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या हो गया? ब्लड का रंग फिर नीला वाला लाल रंग हो गया, नीला वाला लाल रंग। फिर ये फेफड़े में पहुंच करके CO2 को मुक्त कर देगा। ये प्रक्रिया कैसे चलती है? बिना हार्ट के प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, इसमें हार्ट का बीच में रोल होता है, जो उसको पंप करता है, बढ़ो 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 वाला। तो उसको भी हम लोग देखेंगे, अभी इतना काफी है। अब हम लोग WBC देखते हैं। WBC को टेक्निकल नाम हम लोगों ने देखा था, ल्यूकोसाइट्स होता है, ल्यूकोसाइट्स। WBC हमारे शरीर के लिए रक्षा तंत्र भी कह सकते हैं, तो रक्षा तंत्र का बहुत महत्वपूर्ण भाग है WBC। इसमें क्या होता है? शरीर से लड़ने में ताकत देता है। इसकी भी
उत्पत्ति होती है बोन मेरो में, और उसके अलावा लिम्फ ग्लैंड्स में भी। लिम्फ ग्लैंड्स किस में आता है, जब हम लोग इम्यूनिटी पढ़ते हैं, इम्यून सिस्टम पढ़ते हैं, उसमें लिम्फ ग्लैंड्स की चर्चा आती है। तो लिम्फ ग्लैंड्स में तो बनता ही है डब्ल्यूबीसी, बोन मेरो में भी बनता है। और हम लोगों ने टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स पढ़ा हुआ था, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स हमने, वैसे तो दोनों ही लिम्फोसाइट्स बनता है बोन मेरो में ही, लेकिन टी लिम्फोसाइट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो मैच्योर होता है। किसमें मैच्योर होता है, जल्दी से बताइए, किसमें किसमें होता है मैच्योर? थाइमस में। थाइमस में होता है, इसीलिए टी जुड़ गया। थाइमस ग्लैंड में मैच्योर होता है जो आपके लिम्फोसाइट्स, उसको टी लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। हम लोगों ने पढ़ा था, ये अच्छे से पढ़ा था। संख्या कितनी होती है डब्ल्यूबीसी की, हम लोगों ने आरबीसी का देखा, संख्या 50 लाख के आसपास। डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है प्रति घन मिलीमीटर में 4000 से 11000 तक। 4 से 11 तो कम ही है संख्या इसकी, लेकिन इतनी संख्या काफी है। जब शरीर में कोई रोग होता है तो डब्ल्यूबीसी बढ़ जाता है, फिर बैलेंस हो जाता है। लेकिन अगर इसकी संख्या ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया तो इसमें ब्लड कैंसर की भी संभावना हो जाती है, आशंका हो जाती है, तो ब्लड कैंसर हो सकता है। संक्रमण के समय संख्या बढ़ेगा क्योंकि उस समय इसको लड़ाई करनी है। क्या करता है, हमारे शरीर की रक्षा करता है। ये 5 प्रकार का होता है, नाम हम लोगों ने सुना हुआ है, देखिए क्या क्या होता है। लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, स्नोफिल्स, बेसोफिल्स। स्नोफिल का ना स्नोफेलिया हो गया। स्नोफिल्स क्यों बढ़ता है, जब शरीर में सर्दी जुकाम होता है ना तो ये लड़ने के लिए बढ़ता है, तो डॉक्टर चेक करता है क्या हुआ, स्नोफिल्स बढ़ा हुआ, अच्छा सर्दी जुकाम वाला बैक्टीरिया आ गया हुआ है। तो ये तीनों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 2 लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। कौन एंटीबॉडीज बनाता है, लिम्फोसाइट से एंटीबॉडीज बनाता है, क्योंकि जैसे ही शरीर में रोगाणुओं का हमला होगा ये तुरंत एंटीबॉडीज बनाएगा। एंटीबॉडीज क्या करेगा, उन रोगाणुओं से जाके चिपट जाता है, कुश्ती लड़ना शुरू कर देगा और फिर वहां उसको खत्म कर देगा। जैसे ही लिम्फोसाइट्स से निकला एंटीबॉडीज उन रोगाणुओं को खत्म करता है चिपट करके, वैसे ही मोनोसाइट्स तैयार खड़ा रहता है। हमारा भोजन है, इसने पका दिया, मार दिया उसको, अब ये एंटीबॉडी कहता है मोनोसाइट्स को आप खा लो। तो मोनोसाइट्स क्या करता है कि जो जिसको मार दिया इन्होंने एंटीबॉडीज ने, उसको खा लेता है, क्योंकि खाना भी जरूरी है, नहीं तो नुकसान हो जाएगा शरीर का, उसको खा लेता है। यानी कि मोनोसाइट्स में भक्षण की क्षमता होती है, ध्यान रखिएगा। और चूंकि ये, अब इसे ध्यान रखिएगा, मोनोसाइट्स का आकार बड़ा होता है क्योंकि भोजन कर रहा है, बाहर से आई चीजों को खा लिया इसने, तो मोनोसाइट्स का आकार बड़ा होता है, ऐसे ध्यान रखिएगा निमोनिक के तौर पर। फिर ये तीनों है, न्यूट्रोफिल्स, स्नोफिल्स और बेसोफिल्स। इसको एक एक लाइन में देख लीजिए। न्यूट्रोफिल्स भी शरीर की रक्षा करता है, ये भी जीवाणुओं को निगलता है लेकिन कम मात्रा में, ज्यादा मोनोसाइट्स का होता है रोल। स्नोफिल्स होता है जो ब्रोंकियल अस्थमा वगैरह में इसकी संख्या बढ़ जाती है, सर्दी जुकाम बढ़ जाता है। बेसोफिल्स है, ये भी शरीर को इम्यूनिटी देता है, शरीर की रक्षा करता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसको देख लिया हम लोगों ने। अब तीसरा है हमारा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, इसको बिम्बाणु हिंदी में कहते हैं, हिंदी में बिम्बाणु कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ब्लड में इसकी संख्या कितनी होती है, 2.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर के आसपास होती है। 2.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर। एक हो गया 50 लाख, एक हो गया 4000 से 11000, और ये प्लेटलेट्स आपका 2.5 लाख हो गया। कहते हैं 2.5 लाख से कम हो गया, वैसे 50,000 हो गया तो शरीर कांपने लगेगा, शरीर में ताकत नहीं रह जाएगी। प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, अभी हम लोग देख लेंगे इसको। इसका भी निर्माण बोन मेरो में होता है, और रक्त को थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका ये भी निभाता है, प्लेटलेट्स भी। एक कौन सा निभाया था भूमिका, कौन सा निभाया था, एक प्रोटीन निभाया था। उस प्रोटीन का नाम क्या था, तब तक ढूंढ के रखिए, फिर अभी देखते हैं। चोट लगने पर शरीर की मरम्मत भी करता है कौन, प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स को में जो है हीलिंग पोटेंशियल होता है, हीलिंग पोटेंशियल शरीर में हील करता है ये। रक्त थक्का जमाने में हमने कहा 2 चीजें, एक तो आपका ये हो गया प्लेटलेट्स, दूसरा प्लाज्मा में जो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन होता है, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन, वो दोनों मिलकर के रक्त में थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब ब्लड के फंक्शन देखें उससे पहले हम लोग ये वाला टेबल देख लेते हैं, इस टेबल को देख करके आगे बढ़ते। आरबीसी को कहते हैं इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को कहते हैं ल्यूकोसाइट्स,
और प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। इसका आकार गोल होता है, किसका? लाल का। डब्ल्यूबीसी का आकार अनियमित होता है, इसका आकार मोटा हुआ फूला हुआ सा उत्तल होता है। केंद्रक होता है आरबीसी में? नहीं होता है। डब्ल्यूबीसी में होता है? होता है। और प्लेटलेट्स में केंद्रक होता है? नहीं होता है। तो प्लेटलेट्स में नहीं होता है, आरबीसी में नहीं होता है, दोनों में केंद्रक नहीं है, तो दोनों में डीएनए का मामला पता नहीं चलेगा। कितने दिन जीवन काल, कितना दिन हुआ? तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। एग्जैक्ट नहीं है, 120 दिन से किसी का कम ज्यादा भी हो सकता है, एक औसत माना गया है। उसी तरीके से ल्यूकोसाइट्स का भी 4 दिन एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन 4 दिन एक आदर्श मान लेते हैं। और थ्रोम्बोसाइट्स का 9 दिन तक भी कहा गया, तो 7 दिन मान लेते हैं उसमें से एक औसत निकाल करके। ठीक है, संख्या हम लोगों ने देखा 40 लाख से 60 लाख, तो 50 लाख भी हो सकता है। 4000 से 11000 और इसका 2 से 2.5 लाख प्लेटलेट्स का। ये हम लोगों ने देख लिया। अब एक बार हम लोग रक्त के कार्य देख करके फिर रक्त के प्रकार पर आएंगे। रक्त के कार्य सब लोग जानते ही होंगे रक्त के कार्य, फिर भी हम लोग एक बार बस रिपीटेशन के लिए देख लेते हैं रक्त के क्या क्या कार्य होते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछ दिया तो उस समय दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फंक्शन ऑफ ब्लड, भोजन के पोषक तत्वों को उत्तकों तक पहुंचाना, सेल्स तक पहुंचाना, किसका काम है? रक्त का काम। उत्तकों में, कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाना किसका काम है? रक्त का काम है, ब्लड का काम है। वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के फेफड़े तक पहुंचाना किसका काम है? ब्लड का काम है। उसके बाद वेस्ट मटेरियल जो होता है, कचरा जो होता है शरीर का, वो भी कौन उत्सर्जन अंगों तक पहुंचाएगा? ब्लड पहुंचाएगा। यानी किडनी तक हुआ या पसीने के थ्रू बाहर निकालना है, जैसे भी है, ये सब कौन करेगा? रक्त के द्वारा होगा। शरीर में जितने उत्तक हैं, आपके जितनी मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, टिश्यूज हैं, सारा कुछ, उसको उसमें जो नमी होती है, अगर वो सूख जाए, रस खत्म हो जाए सारा, तो क्या होगा? कट से टूट जाएगा। लेकिन उसमें नमी होती है, उससे वो मुलायम बना रहता है, ब्लड की वजह से। एक अंग दूसरे अंग से जुड़ा हुआ है, संवदिया का काम कर रहा है, संवाद यहाँ से वहां तक पहुंचा रहा है। कौन कर रहा है? एक अंग से दूसरे अंग का संबंध ब्लड जोड़ रहा है। हार्मोन्स को टारगेटेड ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है। और इतना ही नहीं, ब्लड चूंकि इतना घूम रहा है, तो बॉडी में जो तापमान है, उस तापमान को भी बैलेंस बना करके रखता है। तापमान का भी नियंत्रण ब्लड करता है। शरीर के अंगों में कोई कोशिका में कुछ नुकसान हो गया, किसी कोशिका को कुछ क्षतिग्रस्त हो गया, उसकी मरम्मत भी किसके द्वारा होगी? ब्लड तो मरम्मत नहीं करता, लेकिन ब्लड में जो पोषक तत्व है उससे मरम्मत होता है। तो ब्लड की भूमिका हो गई। क्षतिग्रस्त और जो मृत कोशिकाएं हैं, उसको लीवर में और स्प्लीन में पहुंचाएगा। प्लीहा मतलब स्प्लीन में पहुंचाना, ये भी किसका काम है? ब्लड का काम। प्लीहा को, स्प्लीन को कहा जाता है कब्रगाह। कब्रगाह कहा जाता है मृत कोशिकाओं का। मृत कोशिका, रेड ब्लड सेल्स जो अगर मरता है, वहीं प्लीहा में कब्र बन जाता है उसका, ऐसा कहा जाता है। एंटीबॉडी, एंटीटॉक्सिन्स का निर्माण भी ब्लड में होता है। एंटीबॉडी का निर्माण, एंटीटॉक्सिन्स का निर्माण भी होता है। और जब कहीं आपको कट लग जाता है, तो ब्लड जो है थक्का जम जाता है, ताकि ज्यादा ब्लड बाहर ना निकले। तो ये भी खासियत ब्लड में। इतने सारे कार्य हम लोगों ने देख लिए, जम के बहुत सारे कार्य देख।